नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। ट्विटर पर एक अजीबोगरीब ट्रेंड हो रहा है। एक हाल में ही साल भर के भीतर ही रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा के बारे में है और वो काफ़ी कड़वा है। हैशटैग के बाद शेम ऑन अरुण मिश्रा ये करके ट्रेंड हो रहा है। जो ट्रेंड करने वाले लोग हैं उसमें से अधिकतर लोग समाज के कमज़ोर हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जातियों से, और उनके समर्थकों के एक बहुत बड़े हिस्से ने और उनके नेताओं ने इस ट्रेंड को चला रखा है ट्विटर पर। बहुत सारी खबरें भी आई हैं। हुआ यूँ है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के पद पर, चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त किया है। ये जो नियुक्ति की प्रोसेस है, इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह से कांग्रेस के नेता हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपने को इस प्रक्रिया से बाहर किया है और एक तरह से सिर्फ सरकार ने ये फैसला किया है। इस बार ये परंपरा भी टूट रही है कि चेयरमैन के पद पर, चेयरपर्सन के पद पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहली बार एक ऐसे सज्जन बैठ रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे। ये कानून 2019 में मोदी जी की सरकार ने ही बदल दिया था और उसमें ये संशोधन कर दिया गया था कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होते हैं उनके सिवा कोई भी जज इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो पहली बार इस तरह से ये नियुक्ति हो रही है। तो एक ये भी वजह है, लेकिन जो बहुत सारी दूसरी वजह हैं और क्यों इस मामले पर इस तरह का ट्विटर ट्रेंड चल रहा है और क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं। बहुत सारे मीडिया के आउटलेट्स ने जो प्रतिष्ठित है देश में, उन्होंने इस मामले पर बहुत ही टीका टिप्पणी की है। बड़े बड़े लेख उनके जब वो रिटायर हुए थे पिछले साल तभी उनके बारे में आए थे। वो एक अलग तरह से चर्चित रहे हैं। स्क्रीन पर आप बहुत सारे इस समय जो शॉट्स देख रहे हैं ट्विटर के, तो वो उस चीज़ को थोड़ा बहुत प्रतिबिंबित करते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। पहले वो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे और वो 1999 में जज बने हाई कोर्ट के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। उनके पिता हरगोविंद मिश्रा भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। जस्टिस मिश्रा उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई 2014-15 में, तब 2014 के मई जून या जुलाई में वो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ चुने गए। मतलब वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए और उनके कार्यकाल में ही वो फिर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। उन्होंने एक मशहूर बयान दिया था जिसकी वजह से बार काउंसिल ने उनकी भर्त्सना की थी और तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिसमें उन्होंने मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहुत चर्चित रहे। उनके छोटे भाई जो है विशाल मिश्रा, उनको भी जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे और कॉलेजियम में उनकी भागीदारी थी, उस समय उनको भी हाई कोर्ट का मध्य प्रदेश में जज चुना गया। हालांकि उनकी उम्र, जो वैधानिक उम्र 45 वर्ष है, उससे कम थी, लेकिन उनके बारे में ये ढील दी गई और उस ढील को कॉलेजियम ने स्वीकार किया। ये एक अपने आप में एक अलग घटना है। जो उनके भाई हैं वो जिस तरह के फेसबुक पोस्ट वगैरह लिखते रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें वो बहुत ही घटिया पोस्ट भी मौजूद है जिसमें नेहरू गांधी, जो ये परिवार है हमारे देश में कांग्रेस का जो चीफ है, इस परिवार को मुसलमान बताना पृष्ठभूमि से जो एक प्रोपेगंडा है, जिस पर आप जानते हैं कि इस तरह का एक झूठा प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पर चलाया जाता है और जो बहुत ही कम पढ़े लिखे और मूर्ख किस्म के, या यूँ कहिए कि घृणित लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो
उनकी फेसबुक पर भी शोभा पाता रहा है और वो अब हाई कोर्ट के जज हैं। और चूँकि उनकी उम्र बहुत कम है, इसलिए अगर वो समय से उनको वरीयता मिली और वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए तो वो बहुत लंबे समय के लिए इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। खैर, ये एक छोटा सा उनके बारे में डिटेल्स। आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जो कमज़ोर तबकों के लिए बात करने वाले लोग हैं और जो SC ST OBC आदिवासी इन सब के मामलों पर आवाज़ उठाते रहते हैं, उन सब लोगों ने इस तरह का ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और इतना विरोध वो क्यों कर रहे हैं? इसको जानने के लिए एक बहुत मशहूर नाम है, पत्रकारिता में ही है और अध्ययन करते रहते हैं और उनके बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिविटी रहती है। उनसे बहुत चीज़ों पर बहुत से लोगों की बहुत तरह की असहमतियाँ हैं, लोकतंत्र में होना चाहिए। ऐसे दिलीप सी मंडल जो प्रोफेसर भी रहे हैं और इंडिया टुडे नाम की बहुत ख्याति लब्ध पत्रिका के एक समय संपादक भी रहे हैं। दिलीप मंडल के ट्वीट्स मैं देख रहा था तो कुछ आपको सुनाता हूँ। एक उनका ट्वीट है 19 घंटे पहले का कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी टीचर्स की नियुक्ति के खिलाफ फैसला देने वाले जातिवादी जज अरुण मिश्रा को नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया है। बिल्ली अब चूहों की हिफाजत करेगी। इसके नीचे उन्होंने एक लाइव लॉ की एक स्टोरी लगाई है जिसमें इस तरह के एक फैसले का उल्लेख है जो शेड्यूल ट्राइब के उनके अपने क्षेत्रों में आदिवासी अध्यापकों के रिजर्वेशन के बाबत था। एक उनका और ट्वीट है जिसमें वो अडानी ग्रुप को फेवर करने वाले फैसले की बात कर रहे हैं। फिर उनका एक और ट्वीट है कि जो उन्होंने अपने भाई को हाई कोर्ट में जज बनाने में मदद की, ये आरोप लगा रहे हैं वो। लेकिन जो उनका अपना जिस मामले को उठाते रहे हैं वो है रिजर्वेशन के खिलाफ। ये भी 19 घंटे पहले का ट्वीट है। इसका मतलब 18-19 घंटे पहले उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं इस बारे में और उसके साथ ये ट्रेंड चला है शेम ऑन अरुण मिश्रा। कुछ ट्वीट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनको। तो इसमें इनका एक ट्वीट है कि रिजर्वेशन के खिलाफ लगातार फैसला देने वाले जज अरुण मिश्रा को नरेंद्र मोदी ने रिटायरमेंट के बाद का तोहफा दिया है। वे अब मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन होंगे। इस नाते उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं मिलेंगी। इस सुविधा को लेकर उन्होंने एक और कमेंट किया है कि रिटायर होने के बाद अब उनको करीब 8 महीने हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को कोई फीलर था और उन्होंने अपना सरकारी बंगला अभी तक नहीं छोड़ा था। दिल्ली में लुटियन जोन के बंगलों के बारे में आप जानते ही हैं। उनकी जो व्यापारिक कीमत है वो सैकड़ों करोड़ से 1000 करोड़ तक में होती है और दिल्ली देश की राजधानी है और उसकी राजधानी के जो हृदय प्रदेश में इस तरह के बंगले बने हुए हैं, लुटियन जोन के बंगले, उनमें जो लोग रहते हैं या जिनको उसमें मौका मिलता है वो इस देश के मालिक कहे जाते हैं। और लेकिन नैतिकता ये होती है कि आप किसी पद पर हैं, उस पद की वजह से आपको कोई साधन टैक्स पेयर के पैसे से मिला हुआ है। जब आप उस पद से वापस हों तो साथ ही साथ उन चीज़ों को आपको वापस कर देना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये शिकायत है और इन्होंने इस बारे में ये ट्वीट किया है। और ये दरअसल एक खबर भी है, द वायर नाम के पोर्टल में इस बारे में कुछ महीने पहले एक खबर भी आई थी कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल जज अरुण मिश्रा, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पक्ष में पद पर रहते हुए, जज रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही पॉलिटिकल सा बयान दिया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो वो बंगले में बने हुए कैसे हैं, 5 महीने से ज़्यादा हो गया था उस समय जब ये खबर आई थी, अब तो 8 महीने के आसपास हो गया है। लेकिन अब जब वो NHRC के चेयरमैन हो गए हैं, वो उस बंगले के अधिकारी फिर से हो जाएंगे या हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि उस बंगले में वो कायम इस वजह से रहेंगे या उन्हें कोई न कोई दूसरा बंगला उसी साइज़ का मिलेगा। ज़्यादातर उम्मीद है कि उनका बंगला वहाँ से नहीं जाएगा, वो जिस बंगले में है उस पर रहेंगे। जस्टिस अरुण मिश्रा ने बहुत सारे फैसले किए, कई हज़ारों में हैं वो, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक। हाई कोर्ट्स में ज़्यादा किए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे फैसले बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे। उन पर प्रशांत भूषण और दूसरों के आरोप हैं कि वो फैसले बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो मौजूदा सरकार है इसकी सुरक्षा में किए या इसके पक्ष में किए, और ऐसा उन्होंने चूँकि बयान भी दे दिया था अपनी सर्विस के आखिर में और उससे कन्फ्यूजन हुआ
उनके भाई का मैंने आपको बताया कि उनका जो सोशल मीडिया पेज है वो साफ साफ बताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और उसके प्रचार से पूरी तरह से प्रभावित हैं और वो उसके पक्ष में पोस्ट लिखते रहे हैं, बहुत ही ऐसे स्तर की जो किसी भी तरह से उस पद के लिए अपेक्षित नहीं है, ऐसी पोस्ट उनकी हैं। तो ये आरोप उन पर एक तरह से लगने के कारक हैं मौजूद। लेकिन उनके जो बहुत सारे फैसले हैं जिन पर कंट्रोवर्सी हुई, और अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बारे में कम से कम कई दर्जन रिपोर्ट्स सारे प्रोमिनेंट जो मीडिया ग्रुप्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द वायर वगैरह ने तो किया ही है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस हो, बीबीसी हो, या दुनिया के जितने भी प्रमुख अखबार हैं, गुजरात के बहुत सारे अखबार, हिंदी भाषी भी बहुत सारे अखबार, सब में उनकी कवरेज है, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह सब में। मैं जब इस बारे में कार्यक्रम तैयार कर रहा था तो मैंने थोड़ा गूगल किया तो मैंने पाया कि बहुत खबरें हैं। और जब वो रिटायर हुए तो सबने उनके बारे में लिखा और उनके कंट्रोवर्शियल फैसलों के बारे में भी लिखा, जो उसमें एक बहुत ही चर्चित, विवादित और जिसे कहा जाए एक खतरनाक संकेत देने वाला फैसला है, वो आईपीएस अफसर संजीव भट्ट के बारे में है, जिनसे उनका कैडर भी छीना जा चुका है 2015 में, उनकी सर्विस के आखिर में, और वो 3 साल के आसपास हो गए हैं, वो जेल में है। एक मामले में उनको आजीवन कारावास हो चुका है। आप जानते हैं कि संजीव भट्ट क्यों चर्चा में आए? संजीव भट्ट वो आईपीएस अफसर थे, गुजरात में बहुत सारे आईपीएस अफसर और आईएएस अफसर जेलों में गए जो ये अपनी पिटीशंस में कहते थे कि उनको सरकार ने प्रताड़ित किया है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों में जो दोष थे उनको इंगित करते थे। संजीव भट्ट वो अकेले अफसर थे जिन्होंने जो गुजरात में नरसंहार हुआ था 2002 में, उसके बारे में एसआईटी में और सुप्रीम कोर्ट में और तमाम मंचों पर, कानूनी और सार्वजनिक मंचों पर ये कहा था कि उनकी जानकारी में है कि वो मौजूद थे जब मोदी जी ने कोई एक ख़ास बात कही थी। मैं उसका उल्लेख करके उसको चर्चा में नहीं लाना चाहता, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिस बात से वो पूरी धारा जो है, जो आज जिस शेप में है, इसकी उल्टी बह सकती थी। तो वो निश्चित तौर पर निशाने पर आने के लायक उनका काम आप कह सकते हैं। मोदी जी की नज़र में, कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में, नैतिकता की नज़र में आप उसे दूसरी तरफ से देखेंगे। लेकिन अगर आप एक पक्ष हैं, जैसे मोदी जी एक पक्ष थे उसमें और शाह साहब एक पक्ष हैं, तो आप पाएंगे कि वो बदले की भावना से जो कुछ किया जा सकता है वैसा उनके साथ हो रहा है। और वो एक ऐसे मामले में जिसमें वो आईपीएस अफसर हैं और जिसमें उन्होंने खुद थाने में किसी की कोई पिटाई वगैरह नहीं की है, जिसमें उनके अधीनस्थ लोगों ने शायद ऐसा किया है या नहीं किया है, एक कस्टोडियल डेथ का मामला है और विवादास्पद है वो डेथ। उसके बहुत दिनों बाद उसमें एफआईआर हुई है। एक ऐसे समय में जब आप ये पाते हैं कि एक राज्य सरकार बीजेपी की, मलियाना में जो कांड हुआ है, हाशिमपुरा में कांड हुआ है, जिसमें 30 से ज़्यादा नौजवान पकड़कर मार दिए गए हैं, जिनकी लाशें बरामद हुई हैं, जिनके पोस्टमार्टम हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड है, और जिसमें अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को सजा हुई है आजीवन कारावास, उसमें कमांडेंट के लेवल के अफसर का, पीएसी का, आज तक प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुआ। आज तक सिर्फ कांस्टेबल्स पे और हेड कांस्टेबल्स पे बात डाल के खत्म कर दी गई, यानी 30 से ज्यादा लोगों की मौत। दूसरी ओर आप एक देख रहे हैं कि इसमें एफआईआर समय से नहीं हुई, मृत्यु कोई थाने में नहीं हुई, बहुत दिन बाद मृत्यु हुई है, उसके बाद ये वर्षों बाद ये केस दर्ज हुआ है, और उसके वर्षों बाद ये 1990 का केस है, और उसमें 2019 में जाके या 18 में जाके इन पे कार्रवाई हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं और आजीवन कारावास हो रहा है। तो ये मामला संजीव भट्ट का था। और एक और मामला है जिन दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं चूंकि एक केस विशेष में जो नरसंहार का मामला उसमें प्राइम विटनेस हूँ और उससे मैं एक पक्ष बन गया हूँ और मेरे खिलाफ दूसरा पक्ष हो गया है जो सत्ता में है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं और वहाँ का प्रशासन है, और अब वो उससे भी बड़ी स्थिति में है। तो मेरे मामले में न्याय किया जाए, इस मामले को किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इसकी जांच करा दी जाए, क्योंकि मेरा करियर और सब कुछ इस पर चौपट हो रहा है।
ये ऐसी बात तो नहीं थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट उस नज़रिए से देखता जिस नज़र से उसने देखा। लेकिन अक्टूबर में ये मामला एच.एल. दत्तू और अरुण मिश्रा जी की अदालत में आया। वो फैसला अरुण मिश्रा जी ने ही लिखा है, क्योंकि दत्तू साहब वैसे सीनियर थे, लेकिन उन्होंने, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है जजमेंट्स में, उन्होंने इनको लिखने के लिए दिया। वो उसकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई, और डिसमिस करने के बाद आप जानते ही हैं कि संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया गया सेवा से। वो अब IPS का उनसे तमगा ले लिया गया है, और उनको आजीवन कारावास हुआ है। उनको हाई कोर्ट तक से अभी तक रिलीफ नहीं मिली है, आप जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से उनको रिलीफ नहीं मिली है। ऐसा भी है, आप मर्डर के केस पहली बार तो आपने देखे नहीं होंगे कि उसमें 3-3 साल एक IPS अफसर को, जिसका सीधे कोई रोल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी का रोल है, कॉन्स्पिरेसी के रोल में जमानत नहीं मिली। तो यहाँ तो हाई हैंडेडनेस साफ साफ नज़र आती है। लेकिन ये सब हो रहा है, और आप इसको देखने के लिए अभिशप्त हैं। जो दूसरे ऐसे ही मशहूर मामले हैं, उसमें सहारा बिरला वाला बहुत मशहूर मामला है। सहारा और बिरला के यहाँ इनकम टैक्स के छापों में कुछ डायरियाँ मिली थी, और उन छापों में जो डायरियाँ मिली थी उनमें ये था कि उन्होंने कब कब कितनी कितनी रिश्वत उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पहुँचाई। एक मामला था, राजनीतिक मामले ऐसे आते हैं, और भ्रष्टाचार के मामले ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आए हैं इस देश में। लेकिन जब इस मामले पर जांच करने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार तो हैंड्स इन ग्लोव थी, उसने किया नहीं, सेंटर के करने की बात नहीं थी, तो सेंटर में उस समय मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री थे, तो कौन सा सेंटर क्या करता। वो तो लीक हो गई बात, तो हल्ला मच गया मीडिया में, एक हिस्से में आ गया, दूसरा हिस्सा लीकने लगा। जो तो मीडिया तो बहुत समय से उनके पक्ष में ही यही सब करता रहा है। इसको लेके कॉमन कॉज नाम की जो संस्था है, जिसने बहुत सारे मामले उस जमाने की UPA सरकार के खिलाफ किए हुए हैं, कोयला घोटाले वगैरह, और जो टेलीफोन वाला मामला था, टेलीकॉम वाला, 2G वगैरह, और इसके पहले भी वो, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। अरुण शौरी जी के पिताजी वो इस कॉमन काज नाम की संस्था को चलाते थे, बाद में दूसरे लोग चलाते हैं, उसमें प्रशांत भूषण वगैरह भी हैं और लोग हैं। तो इन्होंने एक पिटीशन की, और कॉमन काज का मामला कोर्ट में आया। जिस कोर्ट में आया वो जस्टिस अरुण मिश्रा जी और अमिताभ राय साहब की थी, और साहब इन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, कोई जांच के आदेश नहीं दिए। ये बहुत चर्चा हुई, लेकिन मामला दब गया। इसके बाद आप एक CVC KV चौधरी साहब थे, और एक VC TM भसीन, ये 2018 में मामला आया। ये चौधरी साहब के बारे में बहुत सारे डिटेल्स थे, उनके अपने पूर्व सेवा काल में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों के बारे में। तो चौधरी साहब को ये भी कॉमन कॉज ने ये मैटर उठाया, और कोर्ट में कहा कि साहब इनको चीफ विजिलेंस कमीशन नहीं बनाना चाहिए। CVC माने चीफ विजिलेंस कमीशन, ये पूरे देश के भ्रष्टाचार की जाँच करता है, और सरकार एडामेंट थी इनको बनाने के लिए, क्योंकि सरकार तो ज़्यादातर पदों पर इनको लाई है। और उसी क्रम में आज अरुण मिश्रा पर हम आप बात ही कर रहे हैं। आज अरुण मिश्रा जी पे बात क्यों हो रही? क्योंकि ये सारे फैसले उन्होंने जो दिए हैं, जहाँ सरकार को इससे लाभ मिला है। तो सरकार ने ये भी PIL जो थी डिसमिस कर दी, और इसमें KV चौधरी साहब CVC रहे। ऐसे ही इनके एक मामला लोया वाला, जो सबसे प्रसिद्ध मामला आया है, अपने जज का मामला था, जुडिशरी के एक, ठीक है, निचली पायदान के एक अफसर का मामला था। इतनी खोजबीन करके उस पत्रकार ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, उसके परिवार के लोग कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, यहीं से वो बात बनी, वो बात बिगड़ी भी, क्योंकि इस मामले पर जब इनके पास सुनवाई के लिए भेजा गया तो 4 जज उठ के खड़े हो गए, और 4 जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा। क्योंकि ये हुआ कि वो सारे मामले जिसमें सरकार फंसती हुई नजर आती है, वो पता नहीं कैसे सुनवाई के लिए अरुण मिश्रा साहब के ही यहां पहुंचते, ये लोगों की समझ में आने लगा। और उस केस में जो हुआ आप जानते हैं, यानी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब उसके विस्तार में जाने का पर्पज आप जानते हैं। हरेन पांड्या जी का केस था, जो गृह मंत्री थे गुजरात में, और मोदी जी से उनकी नहीं बनती थी। उनके पिता ने और उनकी पत्नी ने एक समय लगातार ये आरोप लगाया कि उनको राजनीति के षड्यंत्र के तहत मरवाया गया है। ये मामला भी सुनवाई के लिए अपील आई,
जस्टिस अरुण मिश्रा और विनीत सरन के पास, और इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का इस बारे में जो आदेश था उसको पलट दिया। तो ये इस तरह की रिलीफ दी है सरकार को जस्टिस अरुण मिश्रा ने, इसलिए जब वो एनएचआरसी उनको गिफ्ट की गई तो ये माना जा रहा है कि उनके लिए कानून बदला गया। आपको मैं बता ही चुका हूं कि 2019 में एनएचआरसी का चेयरमैन अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होते थे वही हुआ करते थे। 2019 में उसमें संशोधन कर दिया गया और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज लिख दिया गया। अब कोई जज, अब उसमें यह भी नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज या नहीं, लेकिन जज कर दिया गया, और ये चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन ये अब उस पद पर सुशोभित हो रहे हैं पहली बार। तो दोनों ओर हम देख रहे हैं, एक और इनके फैसले जो सरकार को फायदा पहुंचाते हुए, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि सरकार इनको फायदा पहुंचाती है। जय शाह वाला मामला आप जानते हैं, जय शाह पे एक स्टोरी हुई थी कि कैसे 50,000 रुपए की कंपनी करोड़ों में बदल गई, सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यापार हो गया उसमें, कुल 50,000 जिसमें इन्वेस्टमेंट था। जय शाह आप जानते ही हैं अमित शाह जी के पुत्र हैं, इस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और बीसीसीआई का बजट आप जानते हैं, मतलब गिनते रहिए हजारों करोड़ में है। तो खैर, तो उनके बारे में जो मामला था, तो उनकी वो खबर रोकने के लिए कोर्ट में गए थे वो लोग, उसको चैलेंज करने के लिए वायर सुप्रीम कोर्ट आया, जैसा तमाम मामले में होता है। ये मामले में भी ये मामला दे दिया गया उन्हीं जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच को। हर इस तरह के मामले जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ ही पहुँचा दिए जाते थे। खैर, उस सुनवाई के दौरान उन्होंने ओरल रिमार्क किए, मीडिया को भला बुरा कहने का जो एक सभ्य तरीका हो सकता है, डराने का, आंख दिखाने का आप कहिए। खैर, वायर वाले डरे नहीं और उन्होंने कहा ठीक है हम ट्रायल फेस करेंगे। इससे पहले कि ट्रायल फेस होता, जय शाह खुद ही बैकआउट कर गए, लेकिन ये हुआ उसमें, वो भी बहुत कुचर्चित मामला रहा। एक नागेश्वर राव साहब सीबीआई के कुछ दिनों चीफ हो गए थे, मौका मिल गया था जैसे कहिए, सीबीआई के प्रेजेंट चीफ और एक दूसरे अस्थाना साहब के बीच आपस में तकरार हुई, दोनों तरफ से मुकदमे हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, कैबिनेट सेक्रेटरी को हस्तक्षेप करना पड़ा, दोनों लोगों से चार्ज ले लिया गया। उस समय मौका मिला और नागेश्वर राव नाम के एक अफसर, जिनका क्रेडेंशियल ऐसा नहीं था कि वो उस पद पर जाते, उनको चार्ज मिल गया। उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, वो मैटर भी साहब इन्हीं के पास सुनवाई के लिए आ गया, और वही फैसला हुआ जो होना था, सरकार के पक्ष का फैसला। प्रशांत भूषण वाली कंटेम्प्ट पिटीशन आपको पता ही है, जिसमें बाद में आखिर में जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में हल्ला हुआ तो ₹1 का टोकन डिसीजन होके वो मामला शांत हुआ। ये सब बहुत मशहूर मामले हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हम पाते हैं कि जस्टिस मिश्रा का जो रोल था और उस रोल को करने की जो इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के उस समय के सीजेआईज ने दी, वो दोनों ही आलोचना के घेरे में आता है। 2017 में लालू यादव का मसला भी इस एक बेंच ने इस तरह का कर दिया कि जो कानून के विद्यार्थी हैं दुनिया में और भारत में, उनके लिए अब वो एक पठनीय विषय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा कैसे किया। लेकिन ये हुआ, ये 8 मई 2017 का मामला है। लालू यादव पर और चारा घोटाले में जो भी मामले बने थे, सीबीआई ने उसमें बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारी विभिन्न जिला अदालतों में बहुत सारे मुकदमे डाल रखे। एक वहाँ आईएएस अधिकारी थे जो विभिन्न जिलों में डीएम रहे थे समय समय पर उस घोटाले के दौरान, सजल चक्रवर्ती, जिन बहुत से मोटे से आदमी थे, आपने देखा होगा फोटो वोटो में आए थे, उनकी शायद मृत्यु भी हो गई है। तो सजल चक्रवर्ती साहब ने झारखंड हाई कोर्ट में ये मुकदमा किया कि साहब इसमें एक कानून है दुनिया का, जो ब्रिटिश लॉ, जिससे हम लोगों ने इंडियन लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस जो के त्यों लिए हुए हैं, उसमें प्रोविजन कानून है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस में पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ डबल जियोपार्डी, यानी एक ही तरह का मामला, एक ही व्यक्ति अगर उसमें अभियुक्त भी है सभी जगह और 3-4 जगह हुआ है,
तो ये प्रोसिक्यूशन का काम उसको 3-4 जगह फैलाने का नहीं है, उनको समेट के एक मुकदमा बनाने का है और उस मुकदमे की सुनवाई होके क्लियर करके उसको एक नतीजे पे इधर या उधर आदमी कर देगा। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर एक फैसला दिया कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है कि हर जिले में आपने एक मुकदमा कर दिया है, हर जिले में आदमी सेम अभियुक्त है, सेम क्राइम है, सेम ट्रेजरी से पैसा निकालने का आरोप है, सेम आदमी डीएम है, वो कह रहा है कि उस समय के सीएम से उसे आपका आरोप है कि उसको सहमति प्राप्त थी, इसी आरोप में कॉन्स्पिरेसी में लालू यादव लगाए गए हैं। तो आप उसे एक जगह सुन के खत्म करिए, जो है बताइए सबूत, हम अपना ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करें। समझ में आने वाली बात थी। मैं भी अभी देख रहा था, चूंकि ये मेरा बहुत विषय नहीं है, लेकिन एक जनरल मैंने लॉ ऑफ डबल जियोपार्डी को देखा, तो उसमें जो लिखा हुआ है साफ साफ किसी को भी समझ में आ सकता है। द रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी स्टिपुलेट्स दैट नो वन मे बी पुट ऑन इन पेरिल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। It is a concept originated from natural justice system for the protection of integrity of the criminal justice system. नेचुरल लॉ में सामान्य में जो समझ में आने वाली बात है वो इस तरह की है, लेकिन उस हाई कोर्ट के फैसले को 8 मई 2017 को जस्टिस अरुण मिश्रा और अमिताभ राय की ही अदालत ने पलट दिया। नतीजा क्या है कि अब लालू यादव को एक ही मामले में विभिन्न जिलों में चल रहे मुकदमों में अलग अलग सजाएं हो रही हैं, और इसीलिए वो इतने लंबे समय तक जमानत, एक जगह आपको खबर आती जमानत मिल गई लेकिन 3 जगह उनकी जमानत नहीं हुई रहती है, और वो लंबे समय तक जेल काटने के लिए मजबूर है। और उन्होंने एक बहुत लंबा समय अपना जेल में काटा। अगर कल ये साबित होता है कि वो उस चीज़ के गुनहगार नहीं थे आखिरी कोर्ट में, तो आप समझिए कि वो तो सजा पा चुके ना। जिस सजा के लिए वो बाद में निर्दोष छूटेंगे उसकी सजा वो पहले से पा चुके। तो ये सब से बचाने के लिए इस तरह का नेचुरल जस्टिस सिस्टम है। दुनिया के जो जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस को जो लोग अपने दिमाग में इवॉल्व करते हैं और समाज में सामने लाते हैं, फिर उसको एक सहमति बनती है और उसको विभिन्न कानून इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले उन पे विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा छोड़ जाते हैं, और हम जैसे नौसिखियों के लिए भी उसमें बहुत कुछ कौतूहल का रहता है। तो ये आपके सामने मिश्रा जी की कहानी प्रस्तुत है। अब तो ये NHRC के चेयरमैन हैं, और हम चाहे जो कहें, और ये सरकार चाहे जितना कहे कि वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हितों की और गरीबों के लिए है, उसके जानकार हिस्से तो शायद ऐसा नहीं मानेंगे। और बहुत सारे समाज के जो संवेदनशील हिस्से हैं, जो भले ही मतलब जन्म से वहाँ के न हो, लेकिन जो समझ से मनुष्य में बराबरी, भाईचारा, बंधुत्व इत्यादि, लोकतंत्र, न्याय, नैसर्गिक न्याय, इसकी बात करते हैं, वो जरूर इस फैसले से उसी तरह की नाखुशी दर्ज कराएंगे जैसा इन हिस्सों के प्रतिनिधित्व ने की। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।